जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल, operation and maintenance cost. I just go through from the last we have discussed how much amount we invest for any in industry or in any business in the starting, that is called investment cost or capital investment. Everybody should know about how to start the business. We need investment money and then we can start our business. That is called investment cost, or we can say capital investment. That is money required for the most activities of the phases. So if you want to start a business, you need a space, you need a building, and you need the product based company. Whatever you want, you can start. That is, we need investment cost. Working capital refers to the funds required for current asset needed for the startup and support of the operation activities. Yes, we have investment and we have already installed machinery. We have hired different skilled persons. Now we need money to buy raw material to start our production. So how we can buy the money? Also, how we can buy the raw material? We need a working capital. So we want to start our business or any in kind of industry, we need money to start our business. So we need working capital to buy raw material. Operation and maintenance cost. Yes, of course, when the work has been started, the operations has been started, obviously you after a month you will pay to electricity bill, you will pay different person's skill salary as well. And if the machine will go to out of order, you need a money to maintain that kind of machine. So इन्वेस्टमेंट कॉस्ट चाहिए शुरू में, वर्किंग कैपिटल चाहिए स्टार्ट करने में, और ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट आपको चाहिए, पैसे चाहिए उस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए। ये हर किस्म के बिजनेस में, एवरी टाइप ऑफ बिजनेस यू विल यूज दीज टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज: इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट। सिंपल, आप एक जनरल स्टोर भी अगर खोलते हैं, छोटा सा बिजनेस, जी मैंने कोल्ड ड्रिंक बेचनी है, सो आप एक दुकान को हायर करेंगे, वहाँ पर सेटिंग करवाएंगे, उसका किराया सेटिंग करेंगे, ठीक है जी, और फिर बोतलें रखेंगे। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी। अब वर्किंग कैपिटल उसके लिए क्या चाहिए? इफ़ यू नीड ए पर्सन टू सिट हेयर एंड सेल एंड बाय, जो आपने बंदा वहाँ बैठाया तो उसकी सैलरी आपको देने के लिए, और वर्किंग कैपिटल में आपको फ्रीज़र का बिजली का बिल पे करना है, या आपने बोतलें मज़ीद बॉटल और ख़रीदनी है आपको। अगर फ्रीज़र नहीं है तो आपने बर्फ़ ख़रीदनी है, तो वो वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन, अगर गर्मी में आप पंखे के ऊपर बैठे, पंखे सर के ऊपर है और वो ख़राब हो गया है, तो यू नीड अ मनी। और या आप फ्रीज़र यूज़ कर रहे हैं, तो अगर फ्रीज़र ख़राब हो गया तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट में जो पैसा लगेगा। तो ये डिफरेंट तीनों टाइम की चीज़ें, तीनों डिफरेंट टाइम्स के पैसे हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए शुरू में चाहिए। वर्किंग आपको कब जो आपने काम करना है वो वर्किंग उस दौरान पैसे चाहिए, और अगर आपने कोई ऑपरेशन जब स्टार्ट करना है तो तब आपको पैसे चाहिए। अच्छा जी, अब फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये भी हर टाइप के बिजनेस में आती हैं, घरों में भी यूज होती है।
अब फिक्स कॉस्ट क्या है? इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द हाउस, ग्रॉसरी, कि जी मंथली बेसिस पर मेरा आटा, चीनी, दूध, चाय की पत्ती और डिफरेंट इस तरह सब्जी आ रही है, गोश्त आ रहा है, ये एक फिक्स कॉस्ट है फॉर द 2 3 4 अप टू 5 जितने भी घर के मेंबर हैं उनके लिए आपको पैसा चाहिए खाना जिंदा रहने के लिए। सिमिलरली इंडस्ट्री के अंदर आपने बंदों को सैलरी पे करनी है, प्रोडक्ट प्रोडक्शन चल रही है, इफ इट इज गोइंग और इफ इज गोइंग थ्रू द प्रोडक्शन, production is running or production is not running, you have to pay at any cost। आपको सैलरी हर सूरत में बंदों को देनी है। रॉ मटेरियल नहीं आया, लेट आया है, या आपके पास उस प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करने के लिए कोई ऑर्डर नहीं है, आपने कहा अच्छा फिलहाल 2 3 देख लो, अभी जब मार्केटिंग वाले ऑर्डर लेके आएंगे देन वी स्टार्ट द प्रोडक्शन। तो लेकिन आपको 2 days 3 days 4 days, how many days you have to wait, you will pay the salary to the person, तो that is called fixed cost। ऐसी cost जो fix है at any time at any uh, direction or any case you have to pay। fixed cost you have to pay at any cost, जितनी भी cost हो आपको पे करनी है हर हाल में, प्रोडक्शन चल रही है नहीं चल रही है। ठीक है जी। घर में बर्तन धोने वाली मेड आती है, तो अगर घर में बर्तन नहीं है तो ये नहीं है कि आप उसकी एक दिन की सैलरी काट लेंगे, और 2 दिन में 2 3 दिन आप छुट्टी पर चले गए हैं तो उस मेड को भी छुट्टी पर भेज दिया है, तो यू हैव टू पे द हर और हिज सैलरी। तो दैट इज मीन द फिक्स कॉस्ट है जो आपको हर हाल में पे करनी है। तो इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर भी फिक्स कॉस्ट होती है जो आपको हर हाल में पे करनी ही करनी है। अब मशीनें नहीं चल रही तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, वो कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। प्रोडक्शन चल रही है तो डेट इज कॉल्ड सो वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी वेरिएशन आती है जिसमें कॉस्ट में आप जिस दिन ऑर्डर ज्यादा आ गया, यू रिसीव मोर ऑर्डर, मार्केटिंग वाले ईमेल कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जी एक कस्टमर न्यू आ गया है, सो वी नीड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स फॉर टुडे ओनली और फॉर 2 days ओनली वट एवर। तो कम्युनिकेशन सिस्टम साथ साथ चल रहा होता है, अपडेट आरसी होती हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले फिर मीटिंग करते हैं और वो कहते हैं जी आज एक्स्ट्रा वी विल serve as a extra 2 hour working for all the skilled person and we will pay overtime to all the skilled person। तो अब प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, ऑब्वियसली वी नीड अ मनी, रॉ मटेरियल भी लगेगा, आपकी सैलरियाँ भी बढ़ जाएंगी और बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा क्योंकि ऑर्डर आ गया, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो इसी तरह अब जैसे ईद का फंक्शन था तो हमने एक्स्ट्रा मेड से काम करवाया, हम कहेंगे जी अच्छा जी हम उसको आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे क्योंकि काम ज़्यादा बढ़ गया घर में, या कोई घर शादी का फंक्शन है या वलीमे का फंक्शन है तो आपको एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ गया, आपने 2 3 मेड्स बुलवा ली कि जी घर में फंक्शन है, तो आपकी कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर प्रोडक्शन नहीं चल रही
रॉ मटेरियल भी नहीं खरीदना, तो बिजली का बिल भी नहीं आएगा, आपकी कॉस्ट और काफ़ी नीचे चली जाएगी। सिर्फ वही फिक्स कॉस्ट रहेगी जो आपने सैलरी की मद में देनी है या आपने बिल्डिंग का किराया देना है, क्योंकि किराया तो देना है एट एनी कॉस्ट, वो आपको हैव टू पे। एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एज द रिजल्ट ऑफ चेंज ऑफ सम एक्टिविटी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो है कि जैसे आपको डेली बेसिस पर अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और मार्केटिंग वाले डेली बेसिस पे मेल कर रहे हैं कि जी वी नीड मोर प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर बना रहे हैं, बेबहा चीज़ें हैं, इंडस्ट्री कपड़े की मिल भी हो सकती है, पेपर भी है, पंखे की है, ट्रे बन रहा है, प्लेटें बन रही है, मोबाइल बन रहा है, वट एवर बहुत सारी, हम किसी भी ऑल ओवर द इंडस्ट्रीज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो जब आपकी टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट जो सैलरीज आपने देनी है और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला के याद रखें, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। और जब टोटल कॉस्ट में ज़्यादा किसी जो वैसे कि जी इंक्रीमेंट लग गई, बंदों की अगले साल इंक्रीमेंट लग गई, बिजली का बिल बढ़ गया और मालिक ने किराया बढ़ा दिया, वट एवर कुछ भी है, तो आपकी टोटल कॉस्ट थोड़ी सी और बढ़ जाएगी क्योंकि फिक्स कॉस्ट मजीद बढ़ गई है। पहले आप सैलरी पे देते थे, अब 10% अमाउंट इंक्रीमेंट भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी थोड़ा सा 2 रुपए यूनिट बढ़ गया, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आए दिन बढ़ता रहता है, तो उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट कि जी अब इंक्रीमेंट लग गया है सारों में, बिजली के में भी, किराए में भी, मालिक ने किराया भी बढ़ा दिया, या बिल्डिंग का टैक्स भी बढ़ गया, गवर्नमेंट हमारे से टैक्स भी ज़्यादा ले रही है, वट एवर इस किस्म की जो कॉस्ट इंक्रीज करती है उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ये आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब हासिल करें, ये आपको एज ए टेक्नीशियन या एज ए इंजीनियर, the owner, the boss, the general manager will ask always. जी से बॉस। सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट में भी तो सर वो वेरिएबल हो रहा है, मतलब कि चेंज हो रहा है, वेरिएबल में भी चेंज हो रही है सर, दोनों में बेसिक डिफरेंस हम क्या रखें भाई, ये इस तरह डिफर कर रहे हैं देखिए दूसरे से। वेरिएबल कॉस्ट वो है, अगर तो प्रोडक्शन चल रही है तो फिर तो आपको फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़नी है। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन जो प्रोडक्शन, ठीक, ज़्यादातर दो चीज़ें ही यूज़ होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। जब आपको प्रोडक्शन और करनी है तो आपको कहेंगे जी मुझे मजीद रॉ मटेरियल ला दो, मैं आपको और मजीद प्रोड्यूस कर देता हूँ। मार्केटिंग वाले ले आते हैं ऑर्डर बाहर से, मार्केट से ऑर्डर पकड़ लाते हैं और वो कहते हैं जी हमें और आज के दिन पर चाहिए। हम कहते हैं ठीक है, इनको ओवर टाइम पर रोक लो, रॉ मटेरियल फौरन मंगवाएं। वो फिर रॉ मटेरियल स्टोर में पड़ा होता है, ये नहीं कि रॉ मटेरियल नहीं पड़ा होता, क्योंकि रॉ मटेरियल पड़ा होता है तो मार्केटिंग वाले ऑर्डर लेके आते हैं। अगर मटेरियल ही ना हो, रॉ मटेरियल ही ना हो, तो वो फिर उनको मार्केटिंग वालों को बता दिया जाता है भी आज ऑर्डर ना लीजिएगा, कस्टमर से कंफर्म ना कीजिएगा, क्योंकि बिकॉज वी स्टोर आर एम्प्टी एंड वी हैव नो रॉ मटेरियल्स। तो वो फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं और कहते हैं ठीक है जी हम रॉ मटेरियल अरेंज कर लें, देन वी विल टेल यू अबाउट द स्टेटस कि जी रॉ मटेरियल आ गया या नहीं आया। अच्छा, अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो है जो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आना शुरू हो जाए कि जी पहले मेरी पिछले साल टोटल कॉस्ट इतनी बनती थी, अब टोटल कॉस्ट मैंने आपको पहले बताया फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डाल के टोटल कॉस्ट क्रिएट होती है। अब इंक्रीमेंटल वो है कि आप कहें जी पिछले साल तो टोटल कॉस्ट इतनी आती थी, अभी भी हम उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब क्यों बढ़ गई है? फिर उसमें कहते हैं जी हमारा रॉ मटेरियल थोड़ा सा महंगा हो गया, हमारी बिजली के बिल बढ़ गए, बंदों की सैलरियां इंक्रीमेंट की वजह से बढ़ गई। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है शबाज। जी सर सही हाँ है, यानी कि सर इस तरह हम कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट में वो जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी की वजह से जो कॉस्ट बढ़ेगी वेरिएबल में आ जाएगी, जो नॉन एडेड वैल्यू की वजह से बढ़ेगी वो हाँ, इंक्रीमेंटल में आ वो भी सकती ठीक है, नॉन वैल्यू मतलब वैल्यू एडेड मीन आपने कहा मुझे आज के दिन प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, आपने पहले वैल्यू ऐड की, आपने रॉ मटेरियल ऐड किया, तो आपको यू है हैव टू सर। पे मोर सैलरी, यू हैव टू पे मोर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वट एवर। ठीक है जी, तो अब आप प्रोडक्शन एक करें या प्रोडक्शन 1000 करें, महीने के बाद आपने किराया देना है उस बिल्डिंग का, तो आप वो फिक्स कॉस्ट में आएगा, वो तो आपने देना है, प्रोडक्शन चलती है नहीं चलती है, सैलरी जो जो फिक्स है। अब इंडस्ट्री के अंदर भी फिक्स कॉस्ट, कुछ बंदे सैलरी पर होते हैं, कुछ बंदे वेजेस पर होते हैं। ठीक है, वेजेस मीन कि इफ वी नीड अ प्रोडक्शन तो वी विल कॉल देम, इफ वी डोंट नीड अ प्रोडक्शन, हमारे पास प्रोडक्शन का ऑर्डर नहीं है, तो वी विल नॉट कॉल देम, हम उन वेजेस वाले बंदों को नहीं बुलाते कि जी आओ, और उसमें एक्टिविटीज मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती है, कुछ लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, मशीनों को डालना है, मशीनों से निकालना है, वट एवर, वो फिर हम एक्स्ट्रा जो आपकी स्किल पर्सन लोग होते हैं उनको बुला लेते हैं।
तो कुछ प्रोडक्शन वेजेस पर चलती है, कुछ नॉन वेजेस पर चलती है। अब जो नॉन वेजेस वाले लोग हैं, फिक्स सैलरी हैं। अब जिसमें जनरल मैनेजर की सैलरी है, प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी है, दूसरे स्टोर मैनेजर है, कॉस्टिंग मैनेजर है और क्वालिटी मैनेजर है, वट वो उनकी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि सैलरी आपने पे करनी करनी है, प्रोडक्शन चलती है या नहीं चलती है वो आपको पे करनी है, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट, आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, आपने उसको लेबर को बुला लिया कि जी अब प्रोडक्शन शुरू हो गई है, क्योंकि वो सब वेजेस पर है, डेली वेजेस पर है, तो वो वेरिएबल बढ़ गई। और जब आपकी इंक्रीमेंट उस वक्त लगती है जब आपकी वैसे टोटल और ओवरऑल वैल्यू में एक्सेस आ जाए, यानी बिजली का बिल बढ़ गया है, ठीक है जी, बंदों की सैलरियाँ थोड़ी सी बढ़ गई हैं, रॉ मटेरियल वालों ने रेट बढ़ा दिया है, वट एवर। और जो आप ऑपरेशन और मेंटेनेंस कार मशीनों पर लगा रहे थे, वो भी जी बेरिंग और बेल्ट्स और गेयर की प्राइस मार्केट में बढ़ गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, हमारी आने जाने का खर्चा बढ़ गया है, तो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट कराती है। अब ये आप जितनी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, ये सारा कुछ आपके साथ 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 रहेगा। आप 2 साल जॉब करते हैं, आप 10 साल जॉब करते हैं, आप 20 साल जॉब करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, ये आपको पे करना ही करना है। और हर बंदा आपसे पूछेगा कि आप यार मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं या वो कोई वर्कशॉप चला रहे हैं, तो पहले तो हमारी फिक्स कॉस्ट इतनी आती थी, अब क्यों बढ़ गई है? फिर आप उसको जस्टिफाई करेंगे, जी पहले हमारे पास काम कम था, मैंने 2 बंदे और रख लिए, तो मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। अच्छा जी। और प्रोडक्शन वाले ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरिएबल कॉस्ट के, क्योंकि वो डेली वेजेस वाले बंदों को और रॉ मटेरियल के साथ डायरेक्ट उनका लिंक होता है, तो वो उसका जवाब देते हैं। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट दोनों से पूछा जाता है कि जी पहले आपकी बंदे पर कितने, हाउ मेनी पीपल्स आर वर्किंग योर डिपार्टमेंट, तो यू विल टेल देम कि जी ये 2 बंदे इस काम के लिए, 2 बंदे इस काम के लिए, पूरा डेजिग्नेशन और पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहते हैं उसको होता है कि जी मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, सुपरवाइजर इतने इतने मशीन के ऑपरेटर हैं, वट एवर। तो उसकी सैलरी अगर बढ़ जाए तो हम कहते हैं जी टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट इतनी आ रही है। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, जो इन्वेस्टमेंट की वर्किंग जो चाहिए वर्किंग के दौरान, और जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस का जो ऑपरेशन के लिए चाहिए कि जी मशीन खराब हो गई है, वट एवर। अच्छा जी। अब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये भी एक टर्मिनोलॉजीज हैं। Direct cost can be reasonably measured and allocated to a specific output or work activity. Labor and material directly allocated with a product, service और construction activities. अब जितनी भी आपकी लेबर का काम है, मटेरियल का काम है, ठीक है जी, जो आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो आप कोई अगर कोई सर्विस चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, हमारे मार्केट में दो किस्म की जॉब्स होती हैं। या तो आप सर्विसेज देते हैं या आप कोई चीज़ बना के देते हैं। ठीक है, जैसे अब कोई टीवी ठीक करने वाला बैठा हुआ है, उसने बहुत बड़ा सेटअप बनाया हुआ है, वो सिर्फ टीवी ठीक करता है, उसने 10 बंदे टेक्नीशियन रखे हुए हैं, वो कोई नई चीज़ नहीं बना के दे रहा, वो जस्ट टीवी लोग उसके पास दे देते हैं और वो उसको टीवी ठीक करा लेते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री वाले भी, जैसे कोई हमारे यहाँ इंडस्ट्री में कोई कंप्रेसर ख़राब हो गया है, या इंडस्ट्री में कोई जनरेटर ख़राब हो गया है, या इंडस्ट्री के अंदर कोई मशीन पर्टिकुलरली कोई मशीन ख़राब हो गई है, तो वी नीड ए सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड। हम आउटसाइड वालों से हायरिंग करवाते हैं और उनसे मशीन ठीक करवाते हैं। तो उस किस्म की जितनी भी लेबर मटेरियल जो प्रोडक्शन हो रही है वो प्रोडक्शन हो रही है, जो सर्विसेज वाले हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा और कोई तीसरा बिजनेस नहीं है दुनिया में। या तो आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, या आप कंस्ट्रक्शन कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है जिसमें अभी ना कोई प्रोडक्शन हो सकती है ना कोई आप सर्विसेज दे सकते हैं बिल्डिंग की बनने की हद तक, जब तक वो बिल्डिंग नहीं बनती, तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। इन 3 कामों के अलावा दुनिया में और कोई काम नहीं होता। वो उसमें आपको लेबर भी चाहिए, उसमें आपको मटेरियल भी चाहिए, ठीक है जी, प्रोडक्शन में आपको मटेरियल चाहिए, सर्विसेज में आपको मटेरियल कौन सा चाहिए जी, मुझे टूल्स चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, तो टूल्स डिफरेंट किस्म के आपको, स्टैंड चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट आर डिफिकल्ट टू एलोकेट टू a specific output or activity cost of common tools, general supplies and the equipment maintenance। अब अगर मेंटेनेंस होगी, ठीक है जी, तो आपको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे जनरेटर को ठीक करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर, या कंप्रेसर को ठीक करने के लिए मशीनों की खास किस्म के टूल होते हैं, वो आपको परचेज करने पड़ेंगे। वो सारी की सारी जो है कॉमन टूल, अगर सब जगह कॉमन नहीं है, तो
उस मशीन के लिए स्पेसिफिक हैं, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ उसी से रिलेटेड है कि जी अगर ये मशीन ख़राब होती है देन वी विल पे इनडायरेक्ट कॉस्ट, अदरवाइज लेबर काम कर रही है, अदरवाइज जनरेटर चल रहा है, अदरवाइज जनरेटर की मेंटेनेंस भी हो रही है, वहाँ पर जो टेक्नीशियन बैठा हुआ है या वहाँ पर जो ऑपरेटर बैठा हुआ है जो जनरेटर चला रहा है, तो वो सारी उस पर डायरेक्ट कॉस्ट आएगी। और इनडायरेक्ट कॉस्ट, इफ़ वी नीड टू रिपेयर इट और इफ़ वी नीड टू मेंटेनेंस टू जनरेटर, देन वी विल पे इनडायरेक्ट कॉस्ट फ्रॉम द आउटसाइड। अदरवाइज जैसे मेरी 15 साल के एक्सपीरियंस में कोई 2 साल बाद या 3 साल बाद जनरेटर या कंप्रेसर की ओवरऑलिंग जनरल ओवरऑलिंग करनी पड़ती थी, तो हमारे ऑपरेटर और टेक्नीशियन कहते थे नहीं जी हम नहीं कर सकते, आप बाहर से बंदा हायर करें। तो हम फिर 2 महीने या 1 महीने के लिए बाहर से बंदा हायर करके और उसको रिपेयर मेंटेनेंस करवाते थे। दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। वो साल में एक दफ़ा होती थी या 2 सालों में एक दफ़ा। ठीक है जी। बाकी डायरेक्ट कॉस्ट वही है कि जिसमें लेबर डेली बेसिस पर काम कर रही है, मटेरियल आ रहा है डायरेक्टली, प्रोडक्शन हो रही है, या आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कोई बन रही है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट हो। डायरेक्ट कॉस्ट डेली बेसिस पर हो रही होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कभी कभी होती है। ओवरहेड एंड द प्राइम कॉस्ट। ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ प्लांट ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट आर नॉट डायरेक्ट लेबर और मटेरियल कॉस्ट। ठीक है जी। कोई कॉस्ट ओवरहेड, जैसे कहते हैं जी हमारे ओवरहेड क्या हैं घर में। अब आपने बिजली यूज करनी है तो आपका लेबर लेबर कौन सी घर में मेड आ रही है घर में, और कोई मटेरियल खाने पीने के ग्रोसरी का महीने का सामान आ रहा है, ये मेरे ओवरहेड है, ये तो चलना ही चलना है। ठीक है ना। आप कोई काम करें या ना करें, घर में खाना खाना ही खाना है। ठीक है। उस मेड को भी पैसे देने हैं, गाड़ी साफ करने वाले को भी पैसे देने हैं, वो आपके ओवरहेड है, वो फिक्स है। अब प्राइम कॉस्ट इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर भी होता है कि जी आपने बिजली का पे, अगर इंडस्ट्री बंद है तो दफ्तरों में जो लोग बैठे हैं वो तो बिजली यूज कर रहे हैं ना, तो यू हैव टू पे ओवरहेड कॉस्ट। अब दैट इज नॉट डायरेक्ट टू लेबर कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट। आप प्रोडक्शन चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, ठीक है जी, वो आपको ओवरहेड आपका इतना बनेगा। अगर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप प्राइम कॉस्ट इज ए कॉमन मेथड ऑफ एलोकेटिंग ओवरहेड कॉस्ट प्लस अमंग प्रोडक्ट सर्विसेज एंड एक्टिविटीज इन प्रोपोर्शन द सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट। जब आप उसमें मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी एंटर कर लें, तो यानी आप कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, या एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो वो फिर सारी की सारी प्राइम कॉस्ट कहलाती है। तो इंडस्ट्री के अंदर जनरल मैनेजर और मालक जो है वो अक्सर इन दो चीज़ों पर भी बात कर रहे होते हैं, यार आपकी इंडस्ट्री के हमारे ओवरहेड कितने हैं, हमारी प्राइम कॉस्ट क्या है। प्राइम कॉस्ट का मतलब ये है जनरल आवाज़ में कि जब प्रोडक्शन फुल फ्लैज चल रही हो तो हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, कितना बिजली का बिल आता है, ये सबको सारी एक्टिविटीज़ को ऐड कर लेते हैं तो हम कहते हैं जी हमारी ये प्राइम कॉस्ट है। और अगर ये प्राइम कॉस्ट कम हो जाए, यानी आपके पास ऑर्डर कम है, आपके पास मार्केटिंग वालों की तरफ से ऑर्डर नहीं आ रहा, तो आप फिर थोड़ी सी डेली वेजेस वालों को, बंदों को छुट्टी पर भेज देते हैं, मशीनें बंद हो जाती हैं। आप कहते हैं जी मैं मशीनें जो बहुत फुल फ्लैज चलती हैं, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल डिपार्टमेंट को या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को कहते हैं हम मेंटेनेंस करें आप, क्योंकि मशीनें वैसे भी खड़ी नहीं रहनी चाहिए, अगर मौका मिला तो आप उसकी मेंटेनेंस कर लें। तो अक्सर जब ऑर्डर ना हो तो मैकेनिकल वालों को ऑर्डर किया जाता है कि जी आप इसको मेंटेनेंस करें, इसकी ओवरऑलिंग कर लें, जो भी अगर आपके पास टाइम है तो उसमें थोड़ी सी कॉस्ट लगती है। तो प्राइम कॉस्ट जिसमें आपका फुल फ्लैज सब कुछ चल रहा हो, और ओवरहेड कॉस्ट जो आप अगर प्रोडक्शन बिल्कुल बंद है, तो जो बंदे काम कर रहे हैं, कुछ दफ्तरों में बिजली यूज हो रही है, कुछ पेपर मटेरियल, ठीक है ना, मैंने अब सारी चीज़ों के नाम नहीं लिए, मतलब लोग वहाँ पर चाय भी पी रहे हैं, लोग आप कोई स्टेशनरी का सामान, बॉल पेन आ रहा है, कोई पेपर आ रहे हैं, फोर के पेपर आ रहे हैं प्रिंटिंग के लिए, तो ये सारे ओवरहेड होते हैं जो उस दफ्तर में यूज हो रहे होते हैं, जो फिक्स होते हैं। और प्राइम कॉस्ट जो आपका सारा प्रोपोर्शनल, यानी प्रोडक्शन सर्विसेज तमाम एक्टिविटी चल रही हो, तो वो फिर प्राइम कॉस्ट कहलाती है। Representative cost per unit of output that are established in advance of actual production and service delivery। अब रिप्रेजेंटेटिव कॉस्ट का मतलब ये है कि मैंने, चले आप एक किसी शू फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और शू एक बन रहा है, तो एक शू पर कितना खर्चा आ रहा है, उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है। अब एक शू मशीन से होके आया है, उसको किसी ऑपरेटर ने भी बनाया है, उस शू के ऊपर रॉ मटेरियल भी यूज हुआ है, तो हम अगर
सर्विस में 10,000 शू बनता था एट माई टाइम, अब तो 20-22,000 बन रहा है, डबल हो चुकी कैपेसिटी उसकी। तो उस 10,000 में हम कहते थे जी टोटल आज की इतनी प्रोडक्शन हुई है और आज इतने यूनिट्स ड्रॉप हुए हैं, बिजली के मीटर से पता चल जाता था कि जी आज सुबह जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया एट 9 o'clock और 5 बजे जब प्रोडक्शन बंद की, लाइटें सब बंद कर दी हॉल की, तो मीटर की रीडिंग ये थी। तो उसको हम कहते हैं जी मीटर के पर यूनिट रेट भी इंसान को पता होते हैं कि जी बिजली के बिल में लिखे होते हैं कि जी इतना लग के आ रहा है। फिर हम डेली कॉस्ट निकालते थे कि जी बिजली का खर्चा इतना है और आज इसको हम 10,000 रुपये सैलरी देते हैं ऑपरेटर को, तो इसका डेली की इसकी 400 रुपये दिहाड़ी बनती है। बिजली का बिल इतना है, अगर कोई स्पेयर पार्ट्स मशीनों में लगा है तो उसका खर्चा डाल लेना है। वो स्टोर में अपडेट आ रहा होता था कि जितना हमने इस्तेमाल करते जाना है उसका खर्चा आ जाना है। तो सपोज ₹1,00,000 खर्चा आया टोटल एक दिन का और आपने 10,000 शूज़ बनाया, तो लाख को आप 10,000 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब उस एक शू पर रिप्रेजेंटेटिव कॉस्ट 10 रुपये आ रही है जो आप उसको बनाने में लगा रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई रिप्रेजेंटेटिव कॉस्ट की कि जो उस चीज को बनाने में आप सर्व कर रहे हैं। और अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कोई टीवी वाला आता है, 2 टीवी 3 टीवी आ गए हैं, तो आप कहते हैं जी मैं इसके सिर्फ सर्विस चार्जेस के 40 रुपए लूंगा या 100 रुपए लूंगा, बाकी इस पर जो खर्चा आएगा वो मैं फिर एक्स्ट्रा लूंगा। आप टीवी ठीक करवाने जाए ना, या कोई रेडियो या कोई आप लैपटॉप या आप कोई, वो कहते हैं जी सिर्फ टच करने के और देखने के जी 200 रुपए चार्जेस हैं। वो इसीलिए रखे जाते हैं कि जी आह दुकान का खर्चा भी तो चलाना है ना। इस तरह तो कई कस्टमर आते जाएंगे और दिखाते जाएंगे और कोई भी अगर उसमें फॉल्ट ना हो तो फिर उसका दुकान का खर्चा कैसे चलेगा। तो उसका मतलब ये है कि उनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को कि हमने इतने पैसे लेने ही लेने हैं। तो सर्विसेज करें या प्रोडक्शन करें, वो आपकी रिप्रेजेंटेटिव कॉस्ट पर यूनिट आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे दौर में शू के ऊपर एक आम शू जो उस वक्त 2,000 रुपये का, अगर एक आप अपने लिए ब्लैक शू लेने जाते हैं मार्केट से, तो उसके ऊपर कॉस्ट आती थी तकरीबन 400-500 रुपया, बस। इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। आजकल 1,000 रुपये आ रही होगी, वही शू 3,000 में बिक रहा है। तो उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव कॉस्ट। अच्छा जी, वी हैव 8 मिनट्स। कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज are those that are directly used by the people to satisfy their wants। मैं कंज्यूमर, मैंने कोई चीज खरीदी है, ठीक है, दुकान से मैंने एज ए कस्टमर आई बाय समथिंग, तो वो कंज्यूमर गुड्स होगी क्योंकि मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, और अपनी सर्विसेज पूरी फुल फ्लेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर वो चीज़ ना हो, जैसे मैं अगर लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरा अपना लैपटॉप है और मैंने इसको ख़रीदा, इसको कंज्यूम कर रहा हूँ, इसको खर्च कर रहा हूँ और सर्विसेज दे रहा हूँ एज ए जूम क्लास टू माई स्टूडेंट्स। क्योंकि किसी भी चीज़ को कंज्यूम किया जाता है किसी चीज़ की सर्विसेज के लिए। तो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज दैट आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द पीपल, ठीक है। डायरेक्टली लोग वो पीपल इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ सेटिस्फाई होते हैं। अब मैं इसको कंज्यूम करके खुश हो रहा हूँ, सेटिस्फाई हो रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, देयर वांट्स, उनकी खुशी के लिए। और प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, मशीन, टूल, फैक्ट्री, बिल्डिंग, बसेस, मशीनरी। अब ये वो लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है बेसिकली, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर आपकी बसें भी बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, मशीनरी बन रही है, तो ये सारी की सारी प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स बने। अब एक बस चल रही है, वो पिक एंड ड्रॉप दे रही है लेबर को, तो बेसिकली वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है इंडस्ट्री। या कोई मशीन टूल है, जो जो ऐसा फैक्ट्री है जो सिर्फ मशीन टूल यानी कोई प्लास बना रही है या कोई प्लायर बना रही है, हैमर बना रही है, तो वो क्यों बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है कि जी वो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं ताकि इंडस्ट्री चले और प्रोड्यूस हो। और फैक्ट्री बिल्डिंग क्यों बन रही है जी, ये बाद में गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और इसलिए ये फैक्ट्री बनाई जा रही है। इसी तरह मशीनरी अगर कोई इंडस्ट्री में बन रही है तो क्यों बन रही है, तो ये मशीनरी बाद में किसी जगह जाके गुड्स को प्रोड्यूस करेगी। तो ये सारी प्रोड्यूसर गुड्स कहलाती हैं, जो आप खुद यूज़ करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। ये इंडस्ट्री में सब, एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सब चीज़ें यूज पे पता होती हैं। अच्छा जी, ये एक प्राइस एंड क्वांटिटी का ग्राफ है, सिंपल, ठीक है जी, जिसमें अगर आपकी शुरू में प्राइस किसी भी चीज़ की, अगर एक क्वांटिटी है, एक आउटपुट है,
ठीक है, अब आप कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज मैं समझो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूँ, मेरी एक इंडस्ट्री है, मेरे पास फाइनेंस मैनेजर भी है, जनरल मैनेजर भी है, प्रोडक्शन मैनेजर भी है, मेंटेनेंस मैनेजर भी है, कॉस्टिंग मैनेजर भी है, क्वालिटी मैनेजर भी है, मैंने उनको सैलरी देनी है। ठीक है, ये 5 पॉइंट ध्यान से समझना है, बाकी बाद में बेशक कर लेंगे कल। तो अगर मैं एक चीज प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बंदों को सैलरियाँ, सारों को जिनके नाम लिए हैं मैंने सैलरियाँ भी पे करनी है। तो जूं जूं मैं, और उस शुरू में उस वक्त क्योंकि क्वांटिटी एक है, मुझे बहुत ज्यादा उसकी प्राइस रखनी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा मैं क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, तो साथ साथ मुझे उस प्रोडक्ट की प्राइस भी कम करनी पड़ेगी ताकि वो सेल हो जाए। मार्केट में आपकी चीज उसी तरह सेल होती है कि अगर उसकी प्राइस कम हो, क्योंकि एक शू फैक्ट्री नहीं है, मोटरसाइकिल बना रहे हैं, एक मोटरसाइकिल फैक्ट्री नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, लैपटॉप बना रहे हैं, एक लैपटॉप की फैक्ट्री नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है मार्केट के अंदर। किसी भी प्रोडक्ट को उठा लें, चाय की पत्ती, चाय का प्लेट बना रहे हैं, लैपटॉप बना रहे हैं, बल्ब बना रहे हैं, ट्यूबलाइट बना रहे हैं, मोटरसाइकिल बना रहे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं जी, लैप और वेब कंपनीज काम कर रही हैं आउटसाइड। तो लॉट ऑफ यू फेस हैव टू फेस कंपटीशन। तो अब अगर प्राइस मार्केट में कम करेंगे तो देन योर प्रोडक्शन विल बी गुड, आप अच्छी तरीके से सेल कर सकते हैं। तो शुरू में जूं जूं प्राइस बहुत ज़्यादा इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन के करने के आपके पास चांसेस नहीं है या आपके पास आइडिया नहीं है। जो जो आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, क्वांटिटी की आउटपुट बढ़ाते जाते हैं, तो आप मार्केट में उसकी प्राइस कम भी कर देते हैं कि जी ठीक है, आप मेरे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बंदे तो वही हैं जो आपके पास काम कर रहे हैं, जिनको आप सैलरियाँ दे रहे हैं। इसलिए हम बार बार, हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि मेंटेनेंस वाले क्या करें, मैकेनिकल इंजीनियर क्या करें, यार मशीनें अपडेट रखो, बस हर वक्त मशीनें अपडेट रखो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे तो मार्केट में कम प्राइस पर चीज़ें सेल होती जाएंगी। और मार्केट में अगर कम प्राइस पर सेल नहीं होंगी तो आपकी प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं है, फिर आपको सैलरी नहीं मिलेगी। बात समझ आ रही है? तो इसलिए हमारा मैकेनिकल, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, या अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है मैकेनिकल इंजीनियर, तो ऑलवेज फेस या ऑलवेज टैकल द प्रेशर कि जी मुझे ये काम करना है और अपनी मशीनें अपडेट रखनी है और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा देनी है कि ताकि मार्केट में हमारी चीज़ सेल हो। तो ये ग्राफ सिंपल सा याद रखें कि अगर आप प्रोडक्शन नहीं देंगे तो उस चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी, क्योंकि जो अंदर इंडस्ट्री के अंदर बंदे बैठे हैं उनको आपने सैलरी पे करनी है। एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो एक की तो बहुत ज़्यादा प्राइस होगी, 100 प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्राइस थोड़ी सी कम कर देंगे, क्योंकि अब आप उन 100 चीज़ों के बेचने से आप काफ़ी हद तक पैसे कमा रहे हैं और सैलरियाँ भी पे कर रहे हैं। फिर भी खर्चा नहीं चल रहा तो आप 200 प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, 300 करनी पड़ेगी, 400 पड़ेगी, जो भी उसकी कैपेसिटी है प्लांट की। तो मैक्सिमम चीजें देंगे तो मार्केट में प्राइस उसकी कम होगी और आपको वो क्वांटिटी आउटपुट का मुकाबला कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आप क्वांटिटी आउटपुट कम से कम रखेंगे तो प्राइस ज्यादा से ज्यादा होगी। ये सिंपल एक ग्राफ है, इंडस्ट्री के अंदर चल रहा होता है, प्रेशर होता है। वी हैव ओनली 5 मिनट, आई विल फिनिश माई लेक्चर टुडे, वी विल स्टार्ट टुमारो फ्रॉम डिजाइन DFE फॉर द इंजीनियरिंग, ग्रीन इंजीनियरिंग अप्रोच के साथ। तो अटेंडेंस में उठा लूँ इससे पहले कि टाइम शॉर्ट है हमारे पास। अटेंडेंस फॉर्मेट लगा लें और कैमरा ऑन करें, मैं स्क्रीन सेव कर लूं। शबाज ने आखिर में लगाई है, और इसके बाद कोई रहता है जल्दी से लगाएं बच्चों। बस 3 बंदों ने कैमरा ऑन किया है और बाकी सबके कैमरे बंद हैं। कर लो यार जल्दी से। चलो बस ठीक है। अच्छा जी, 27 और 54 और आ गए हैं, रोल नंबर 27 और 54 और। ठीक है जी, टेक केयर, वी विल सी टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।